तो लक्षद्वीप के मामले को लेकर केरला असेंबली ने बाकायदा एक रेजोल्यूशन भी पास किया और मरकजी हुकूमत से वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, जिनका ताल्लुक खुद गुजरात से है, जहां गुजरात एक ऐसी रियासत जो बिल्कुल ड्राई स्टेट है, यानी वहां पर लिकर लीगली प्रोवाइड नहीं है, लेकिन वही प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जब यहां का एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर भेजे जाते हैं तो इन्होंने यहां पर शराब को खोले जाने की, शराब की लाइसेंस या परमिट दिए जाने की का जो रूल बनाया है उसके खिलाफ वहां लोग खड़े हो गए हैं कि यहां पर शराब पहले नहीं बिकती थी, अब शराब यहां क्यों बिका करेगी। इससे समाजी बहुत तरह की परेशानियां सामने आती हैं। और इसके अलावा जो लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन है, इसका वहां पर लोग जो है इसकी मुखालफत कर रहे हैं। लक्षद्वीप प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन यानी पासा, जिसे गोंडा एक्ट भी कहा जा रहा है, इसकी वहां लोग मुखालफत कर रहे हैं। चूंकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो अपने कमेंट है पिछली बार में कि एनसीआरबी के कमेंट के मुताबिक लक्षद्वीप में ना तो वहां कोई बड़ी डकैती का कोई मामला पेश आया, ना वहां कोई ऐसा बड़ा रेप का कोई मामला पेश आया, ना वहां कोई इस तरह के मर्डर के वाकये पेश आए। यानी कि मतलब एनसीआरबी का रिकॉर्ड ये बताता है कि आमतौर से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, इस तरह के बड़े क्राइम से वहां बहुत कम होते हैं, ऐसे क्राइम बहुत कम। तो जब इतने क्राइम वहां कम होते हैं तो फिर वहां पर गोंडा एक्ट की जरूरत क्या है, इसके पीछे लोगों की मंशा समझ में लोगों को नहीं आ रहा और इसकी वजह से लोग जो है सवाल उठा रहे हैं। लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन एक्ट जो है इसके खिलाफ भी रेगुलेशन जो है इसके खिलाफ भी लोगों की खास तौर से मांगे हैं। तो ऐसे इन्हीं मांगों के साथ लक्षद्वीप में लगभग तमाम सियासी जमातें लक्षद्वीप की वो इसके मुखालफत कर रही है और साथ ही साथ 70,000 के करीब आबादी है लक्षद्वीप की 2011 के सेंसस के मुताबिक। अब जाहिर है वो आबादी कुछ बढ़ गई होगी, तो ये जो आबादी है ये पूरी की पूरी आबादी वहां मेजॉरिटी ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो इसके खिलाफ आवाज उठा रही, जो ड्राफ्ट रेगुलेशंस हैं, जो मुजव्वजा तजावीज हैं इसके खिलाफ। और लगातार वो इन तमाम जो ड्राफ्ट रेगुलेशंस हैं इसे वापस लेने की मांग कर रही है सियासी जमातें भी। यहां तक कि लक्षद्वीप की जो बीजेपी की यूनिट है उस बीजेपी की यूनिट से लगातार कई लीडरों ने इस्तीफा देने का सिलसिला जारी रखा है। सैटरडे को करीब 12 से ज्यादा लोगों ने इस्तीफा दे दिया। जब यह भी खबर आई कि आयशा सुल्ताना जो वहां के एक एक्ट्रेस हैं, उन्होंने एक कुछ ऐसे बयान दिए थे जिसके खिलाफ सेडिशन चार्ज लगा दिया गया, एफआईआर दर्ज कर ली गई। हालांकि आयशा सुल्ताना ने वहां केरला हाईकोर्ट को रुजू किया है और कल उस मामले की सुनवाई भी होनी है। तो इनके सपोर्ट में फिर कई लोग आ गए, बीजेपी के कई लीडरों ने इस्तीफा दे दिया। अभी जो ताजा खबर है उसके मुताबिक जो मिनिकॉय जो जजीरा है वहां के 3 मिनिकॉय जजीरा के बीजेपी के जो यूनिट है, वहां के सदर, वहां के सेक्रेटरी और वहां के खजांची, इन तीनों ने भी इस्तीफा दे दिया है। आज से वहां क्या नई हलचल शुरू हो रही है और क्या वहां का फ्यूचर, वहां का मुस्तकबिल किस तरह से रसाकशी जारी रहेगी, इसका अंजाम क्या होगा, ऐसे कई सवालों के साथ आज हम इस खास प्रोग्राम में मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त शामिल हैं कई अहम मेहमान। हमारे साथ होंगे सिराज कोया जो तर्जुमान हैं बीजेपी लक्षद्वीप के, हमारे साथ होंगे डॉक्टर मुनीर मानिकफान जो वाइस चेयरपर्सन है मिनिकॉय पंचायत लक्षद्वीप के, हमारे साथ खुर्रम अनीस उमर साहब होंगे नेशनल सेक्रेटरी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, और हमारे सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट न्यूज 18 केरला से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनु भरत। हम सबसे पहले मनु आपके पास आना चाहेंगे और मेरा सवाल यही होगा कि पिछले काफी दिनों से वहां प्रोटेस्ट जारी है, पॉलिटिकल पार्टीज, सेव लक्षद्वीप फोरम जो बनाया है कई पार्टियों का, उनका भी अपने तौर पर प्रोटेस्ट जारी है। आज वहां क्या कुछ हुआ, क्योंकि आज से प्रफुल्ल पटेल जो है वीक लॉन्ग दौरे पर आने वाले हैं, आज क्या कुछ हुआ वहां? इधर लक्षद्वीप में आज लोग ब्लैक डे ऑब्जर्व किया है। सुबह से उनकी प्रोटेस्ट शुरू किया है। घर में लोगों ने बैठ के अपनी प्रोटेस्ट में शामिल हो गया और काला फ्लैग अपनी घर के सामने लगा दिया और काला ड्रेस पहन के, काला मास्क पहन के अपनी विरोध को प्रकटन किया है। और 7 दिन और प्रफुल्ल खोड़ा पटेल एडमिनिस्ट्रेटर लक्षद्वीप में होंगे। इसी 7 दिन एकदम लक्षद्वीप में और तेजी से विरोध होंगे और लोगों इसमें केरला भी लक्षद्वीप के साथ छोड़ के इधर भी प्रोटेस्ट का जो ट्रेड यूनियंस ने पहले इधर प्रोटेस्ट किया है, जो पॉलिटिकल पार्टीज में प्रोटेस्ट किया है, और लक्षद्वीप के साथ छोड़ के केरला में भी प्रोटेस्ट जारी रहेंगे। और प्रफुल्ल खोड़ा पटेल आज कोच्चिन के
कोचिन आके उसके बाद अगत्ती जाने के लिए उनका प्लान थे, लेकिन वो प्लान बदलना पड़ेगा, उसका प्लान बदल गया क्योंकि इधर प्रोटेस्ट का एक पूरी तैयारी है। इधर का जो लीडर्स, जो यूडीएफ लीडर्स थे, वो एयरपोर्ट में जब प्रफुल्ल खोड़ा पटेल आएगा उसको विरोध प्रकटन करने के लिए भी वो तैयारी में थे। लेकिन अभी सीधा वो गाँव से अगत्ती चल गया है, उधर से हेलीकॉप्टर के तरफ कावरती गया है। अभी 7 दिन उधर ऑफिशियल से बातचीत होगी और मीटिंग भी है, लेकिन उधर का जो लोगों ने ये निर्णय किया है कि जो मीटिंग्स है उसमें नहीं शामिल होंगे और जो पॉलिटिकल लीडर्स और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स जो एडमिनिस्ट्रेटर जो मीटिंग में अटेंड करेगा उसमें लोग नहीं शामिल होंगे। इस तरह का प्रोटेस्ट और तेजी होने का पूरी संभावना है और इसका पूरा सपोर्ट केरला से भी उनको मिलता है। प्रफुल्ल खोड़ा पटेल ने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि इसका जो लक्षद्वीप में जो प्रोटेस्ट है वो केरल के प्रभाव से होती है। जी, तो ये बड़ी बात एक है जो उन्होंने बताया है। मानो आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ इस वक्त खुर्रम अनीस भी जुड़ चुके हैं। खुर्रम अनीस उमर तर्जुमान है, नेशनल सेक्रेटरी है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के। खुर्रम साहब, जिस तरह से ये प्रोटेस्ट वहां जारी है और लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अलग अलग जजीरे हैं, 10 जजीरों में कुल आबादी बसती है और कई ऐसे जजीरे जहां पर कोई आबादी भी नहीं है। कैसे आखिर वहां के लोगों को ये उम्मीद बंधे कि जो उनकी मांगे हैं, जो उनका हक है, वो उन्हें मिलेगा और जो ऐसे रेगुलेशंस हैं, जो कानून बन जाते हैं तो उनके लिए बेहतर नहीं होंगे, वो अब किस तरह से वो अपने इस हक को वापस ले सकते हैं। दूसरा अहम सवाल ये है कि आज जिस तरह कोच्चि के रास्ते आना था प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को, लेकिन उन्होंने उसको स्किप किया। उन्हें अंदाजा था कि एयरपोर्ट पर वहां बहुत सारे मेंबर पार्लियामेंट और कई दीगर जमातों के लोग वहां मौजूद हैं, वो हमारे खिलाफ मुजाहरे करेंगे या हमसे मिलना चाहते हैं। वो स्किप किया, डायरेक्ट जो है स्पेशल एयरक्राफ्ट से पहुंच गए अगाती। तो क्या ये पता चल रहा है कि इससे हालात जो है टकराव के नहीं बनेंगे आगे, बल्कि सब कुछ अमन और शांति से हो जाएगा? शांति से कैसे हो जाएगा, ये तो इम्पोज करने वाली बात है। मुश्किल ये है बीजेपी सरकार की, किसानों के मामले में भी हो चाहे लक्षद्वीप के मामले में हो, वो बात करने को तैयार नहीं है। वो स्टेक होल्डर्स से डिस्कस करने को तैयार नहीं है। और आप स्टेक होल्डर्स से डिस्कस किए बगैर कोई फैसला कैसे कर सकते हैं? कोई ये थोपने वाली बात तो ये कहीं नहीं चलेगी। हमारा संविधान भी इसके लिए वो कहता है कि भाई आप स्टेक होल्डर से पहले डिस्कस कीजिए, उनकी राय मशवरा कीजिए, कोई उसके ऊपर कोई कंसेंसस बनाइए। ये तो सारी पटेल साहब ने सब कुछ थोप दिया और उनको ये अंदाजा हो गया कि उनके पास कोई जवाब नहीं है देने को, इसीलिए वो कोचीन के जाने के बजाय दूसरे रास्ते वहां पहुंच गए लक्षद्वीप। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि उनके पास कोई जवाब ही नहीं, किसी के पास भी कोई जवाब नहीं। किस तरह जस्टिफाई करेंगे इन बातों को? जो कुछ भी वहां वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो खाने पीने के मामले में लोगों के इंटरफेरेंस हो, चाहे वो शराबबंदी के मामला हो। गुजरात से प्रफुल्ल साहब अपने स्टेट में जाके पहले शराब खुलवाएं, फिर उसके बाद लक्षद्वीप आए। ये तो बिल्कुल एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट कर दी है इन्होंने, और इनको मालूम है कि इनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो अपना रास्ता बदल के पहुंच गए वहां पे। तो लेकिन प्रोटेस्ट का जहां तक ताल्लुक है, प्रोटेस्ट चलता रहेगा जब तक ये मामला नहीं होगा। आप देख लीजिए 6 महीने से 8 महीने से किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, ये भी चलता रहेगा। लक्षद्वीप के लोग बहुत ही शांति प्रिय लोग, बहुत ही शांति प्रिय इलाका, बिल्कुल वहां कोई किसी किस्म का वायलेंस नहीं, कोई किस्म की चोरी चकारी डकैती नहीं। उसके बावजूद वो चाह रहे हैं। और ये डेवलपमेंट, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो डेवलपमेंट बनाई है इन्होंने लक्षद्वीप के सिलसिले में, ये अथॉरिटी जो है ये बाहर के लोगों को वहां पर जाकर कॉन्ट्रैक्ट दिलवाना, बाहर के लोगों को वहां इंस्टॉल करना, ये उसकी वजह है बेसिकली। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कुछ बड़ी कंपनियों को वहां पर इन्वॉल्व करना है। अब तक वहां लोकल ठेकेदार काम करते थे, लोकल इकोनॉमी को लोकल लोग चलाते थे, अब उसको बदलने का सिलसिला है। ठीक है। खुर्रम साहब, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर मुनीर मानिक खान जुड़ चुके हैं, वाइस चेयरपर्सन है मिनीकॉय पंचायत लक्षद्वीप के। मुनीर साहब,
आज वहां क्या कुछ हुआ? लगातार काफी दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है और दो तीन बातें हैं। एक तो ये कि कोची के रास्ते से नहीं बल्कि डायरेक्ट स्पेशल एयरक्राफ्ट से प्रफुल्ल खोड़ा पटेल पहुंच जाते हैं अगाती और वहां पर वो रिव्यू मीटिंग करेंगे और एक हफ्ते तक वहां रहेंगे। इस बीच आप लोगों का कैसे उनको सपोर्ट मिलेगा? क्या आप लोग उनके इन ड्राफ्ट रेगुलेशन के सपोर्ट में है या क्या आप लोगों से कोई फीडबैक लिया गया है, जो लिया जाएगा? क्या है अभी आपका स्टैंड? हाँ, देखिए, पहले सबसे पहले मैं आपका आभारी हूँ जो आपने हमको आपके चैनल पे हमें बुलाया और बात करने की जो फुर्सत दी है। सबसे पहले आभारी हूँ। फिर ये प्रोटेस्ट जब से शुरू किया है पूरा लक्षद्वीप का सभी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं, क्योंकि ये लगातार 2020 के दिसंबर के लास्ट स्टेज में जहां नया एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल खोड़ा पटेल आया, उसी समय से लेके जहां दरअसल एक साल तक कोविड नहीं था, उसको कोविड फिर बुलाया गया, हम ये मानते हैं। और इसके बाद जो कोविड लॉकडाउन सब उसके बावजूद उसने जो रिफॉर्म शुरू की है, रेगुलेशंस लाया गया। यहाँ के पंचायत, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव से कुछ कंसल्ट नहीं हुआ, पीपल का जो बातें नहीं हुई, ड्राफ्ट स्टेज में बातें नहीं हुई। लेकिन ड्राफ्ट के बाद जो इस लॉकडाउन में यहाँ इंटरनेट में जो दिया गया और वो भी इंग्लिश में भी है, यहाँ की 80% या 80 या 90% लोग जो मलयालम में बात करता है, लोकल लैंग्वेज मलयालम है, और पूरा मिनिकोय में जो है वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, उसका भाषा तो अलग ही है, वो सिर्फ महाली जानते हैं। लेकिन ये वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो निबंधन है उसको भी नहीं माना गया, उसके खिलाफ ये इंग्लिश में ये ड्राफ्ट रेगुलेशन वो भी नेट में या यहाँ जो गैजेट है लक्षद्वीप टाइम्स है उसमें भी ये पब्लिसिटी नहीं हुआ। और उसके बावजूद जो टाइम दिए गए, जो ये LEA या वो दूसरे पासा के लिए भी सिर्फ 21 दिन 21 डेज दिया गया। सो ये सब एक 5-6 महीने के अंदर ये सब हुआ। यहाँ हमें लॉकडाउन के अंदर 144 लगा के, नन नाइट कर्फ्यू लगा के लोग बाहर नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। सर ये सब हुआ है, जनहित के खिलाफ है, लक्षद्वीप आइलैंड्स के खिलाफ। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आप वाइस चेयरपर्सन है मिनिकॉय पंचायत के, तो क्या आप तक भी ये जानकारी नहीं पहुंची कि किस तरह की रेगुलेशंस की तैयारियां चल रही हैं? क्या आप लोगों से पहले भी कोई फीडबैक नहीं लिया गया? बिल्कुल नहीं, वही बात हम कर रहे हैं। जो डेवलपमेंट्स हमारे लिए लाया जा रहा है, जो वेलफेयर एक्टिविटीज हमारे लिए हो रहा है, पॉलिसी या डिसीजन हो या रिफॉर्म्स हो, कुछ भी हो, यहाँ कुछ कानून होते हैं, यहाँ कुछ रवैया होते हैं, तरीका होते हैं। लेकिन ये कुछ वायलेट करके इसके खिलाफ जो अपना मनमानी या ऑटोक्रेटिक टाइप के जो रिफॉर्म्स या रेगुलेशंस लगाया जा रहा है, हम उसके सख्त खिलाफ है। हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। जी, आप डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप इस बात के खिलाफ हैं कि बिना कंसल्टेशन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी है, जो लोग उसके स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे मशवरा या फीडबैक नहीं लिया गया, ये इनका कहना है। हमारे साथ इस वक्त सिराज कोया भी मौजूद हैं, जो तर्जुमान है बीजेपी लक्षद्वीप के। सिराज साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। बीजेपी के कई लीडरों ने लक्षद्वीप यूनिट से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। आयशा सुल्ताना के खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लगे हैं, कल कोर्ट में समाअत भी होनी है। खोड़ा साहब पहुंच चुके हैं वहां लक्षद्वीप में, एक हफ्ते तक वहां रहेंगे भी। क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि खोड़ा साहब जो हैं, जो प्रफुल्ल खोड़ा पटेल हैं, वो वहां के लोगों के सेंटिमेंट्स और वहां के लोगों के नीड्स के मुताबिक इस रेगुलेशंस में कुछ तब्दीली करेंगे? हेलो जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है सिराज साहब? मैं सिराज कोया नहीं हूँ जी, मैं डॉक्टर सादिक हूँ, लक्षद्वीप सेव लक्षद्वीप फोरम कोऑर्डिनेटर। जी डॉक्टर सादिक साहब, मैं चलिए, आपका नाम मैंने कुछ और ले लिया था, अब सही बात सामने आ गई। तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि आखिर लक्षद्वीप में ये टसल कब तक चलता रहेगा? क्या अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि वहां पहुंचे हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, तो अब वहां जो पंचायत की बॉडीज है या दूसरी सरकारी जो बॉडीज है, उनके साथ क्या उनकी मीटिंग होगी? जैसा कि मरकज से इशारा मिला कि वहां के लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर किसी भी चीज पर अमल नहीं किया जाएगा।
तो हमारा डिमांड ये है, इन्होंने 5 रेगुलेशन लेके आया है, उसका ड्राफ्ट लेके आया है, उसमें बहुत सारे गलत है और लक्षद्वीप के खिलाफ भी है। वो लक्षद्वीप ऐसा छोटा जगह है, उसका कंडीशन के हिसाब से होना चाहिए अगर रेगुलेशन होगा। मगर ये लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी और टाउन प्लान का रेगुलेशन है, वो लक्षद्वीप की आइलैंड इंटीग्रेटेड आइलैंड मैनेजमेंट प्लान है IIMP, उसके भी खिलाफ है, और जस्टिस रविंद्रन कमीशन का रिपोर्ट है उसके भी अगेंस्ट है। ठीक है, ये कोई बड़े स्टेट के हिसाब से बनाया हुआ ये रेगुलेशन है, वो टोटल चेंज करना चाहिए। और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है, गवर्नमेंट अभी तक हमारा बंडारम लैंड को ऑक्यूपेंसी राइट और ओनरशिप नहीं दिया है। अगर वो ओनरशिप नहीं देगा तो गवर्नमेंट को आसान है हमारा जमीन छीनने के लिए। तो जमीन छीनने के लिए ये रेगुलेशन में बहुत सारे क्लॉसेस है, तो इसलिए ये रेगुलेशन हटाना चाहिए या नया रेगुलेशन लेके आइए और लोगों से बात करिए और लक्षद्वीप लोगों को मदद करने के लिए ले जाइए, उनको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं चाहिए। सादिक साहब, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि अब तक जिस तरह से काम हुआ, अब तक जैसा कि अभी मुनीर साहब भी बता रहे हैं कि किसी से कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ, मकामी जबान में रेगुलेशन के बारे में कोई जानकारी पहले से नहीं दी गई, और जो वहाँ के लोग हैं उनको चूंकि लॉकडाउन का पीरियड था तो वो घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो जिस तरह से ये काम आगे तक बढ़ा है, क्या अब आपको उम्मीद लग रही है कि आगे कुछ रास्ता हमवार होगा, आगे कुछ ऐसा मौका आएगा जब लोकल बॉडीज के साथ मीटिंग होगी और उनकी बातें सुनी जाएंगी? देखो, अभी एडमिनिस्ट्रेटर आ गया है, हम एक मेमोरेंडम उनको भेज देंगे और हमारा लीगल टीम है वो केरला हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करेंगे। इसको टाइम एक्सटेंड करना या नया इसका प्रोसीजर एरर है, मैंने ये रेगुलेशन ड्राफ्ट लिया है, उसका प्रोसीजर एरर है और प्रोसीजर एरर के हिसाब से हम केस लड़ रहा है। अभी 16 को हम फाइल करेंगे केस। हमें उम्मीद विश्वास है हमको टाइम मिलेगा, उसके हिसाब से हम उसका ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे। हमारे साथ मनु भारत है, हमारे नुमाइंदे हैं। मनु, एक चीज ये जानना चाहूंगा कि केरल की पॉलिटिक्स किस तरह से इस पूरे मामले को देख रही है। एक तो बहुत बड़ा वहां से एक जो स्टेप वहां के असेंबली ने लिया कि केरल की असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया गया इसके खिलाफ, इसके विरोध में, और इस मांग के साथ कि प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को वापस बुलाया जाए। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि जिस तरह से स्किप एंड हाइड एंड सीक जो चल रही है, जैसे आज वो कोची के रास्ते ना आके स्पेशल एयरक्राफ्ट से वो पहुंच गए, तो क्या ये लग रहा है, और जो उनका स्टेटमेंट आया इंटरव्यू में कि जो लक्षद्वीप के लोग हैं उनको एक तरह से कह लें कि जो ये प्रोटेस्ट का ऑक्सीजन वो केरल से मिलता है, तो ऐसे में केरल की पॉलिटिक्स इसको लेकर क्या आगे कुछ कर सकती है और कितना जुड़ाव है लक्षद्वीप और केरल के इस मामले को लेकर? मनु, जो केरला और लक्षद्वीप के बीच में जो इमोशनल अटैचमेंट है वो बहुत सालों का पुराना है। और लक्षद्वीप कैलिकट कलेक्टर के नीचे दे पहले, और लोगों इधर आके शिपिंग इधर शिप्स इधर आते जाती है। सामान लक्षद्वीप के लिए जो राइस वगैरह मटेरियल्स इधर से जाती है, लोगों इधर आके अब इधर केरल में जो कॉलेजेस है उधर में उनको पढ़ा स्टूडेंट्स है। तो हमारे केरल में जो लोग हैं लक्षद्वीप के जो स्टूडेंट्स है दोस्ती है, कुछ लोग उधर लक्षद्वीप जाके उनको मिलने के भी मौका मिल चुका है। इस तरह का रिलेशनशिप है जो बहुत अच्छी तरह बहुत सालों की चलती है। सो ये लक्षद्वीप के बारे में जो केरल में एक पूरे जो वामपंथी दल है या कांग्रेस है वो इकट्ठे लक्षद्वीप के साथ अभी रहने का जो निर्णय लिया है, और जो बीजेपी का इधर का लोग है भी, जो केरल का लोग है भी, उन्होंने भी जो लक्षद्वीप के जो पीपल्स प्रोटेस्ट है उसके खिलाफ ज्यादा ना बोलना चाहता है। और जो बीजेपी का उधर भी लक्षद्वीप में जो लोग हैं वो भी इस्तीफा दे रहा है, और उनको भी एक आरोप है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर ने इस तरह जो कानून उधर लगाने और रूल्स इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रयास कर रहा है, लेकिन कोई कंसल्टेशन बीजेपी जो लोग हैं उनसे भी नहीं किया है। और केरल का भी लोग जो बीजेपी लीडर्स है उनको जो
पब्लिकली ऐसा नहीं एडमिट कर रहा है, लेकिन इंटरनली वो मानती है कि लक्षद्वीप को अननेसेसरी ट्रबल करना है। जो बीफ के बारे में, केरला में बहुत सारे लोग बीफ खाते हैं, तो इस तरह का जो बीफ के बारे में जो रेगुलेशन सारा है, एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट जैसा जो बीफ आइटम्स को स्टोर करना या उसको प्रोक्योर करना या सेल करना, इसको मना करके जो रूल्स है वो ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये एक है केरल का जो ये केरल का जो ओपिनियन है जी। और इधर हमारा लीडर्स जो वामपंथी दल का या कांग्रेस लेड यूडीएफ का यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, बहुत लोगों ने इसके खिलाफ बहुत सारे जगहों में जो बिल्कुल मानो मैं एक बार आपके पास फिर लौटूंगा, आप बने रहे हमारे साथ। मुनीर साहब, आपके पास फिर से मैं आ रहा हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे अभी सादिक साहब ने कहा कि हम एक तरह से लीगल रास्ता हम इस बारे में अपना रहे हैं। मुनीर साहब, आप जो है और पंचायत, जो अलग अलग पंचायत है, वहां की बॉडीज जो हैं वो क्या कर रही हैं आगे, वो किस तरह से देखती हैं कि लक्षद्वीप के फ्यूचर के लिए क्या अच्छा है, वो क्या कदम उठाने जा रही हैं? जैसा भी हमारे डॉक्टर सादिक साहब ने कहा, अभी देखिए हम लक्षद्वीप के हर ये पॉलिटिकल पार्टीज मिलजुल के ये सेव लक्षद्वीप फोरम जो कोऑर्डिनेटर है वो डॉक्टर साहब है। सो उसके अंदर दिस फोरम हमने फैसला किया कि हम इकट्ठा होके मिलजुल के ये प्रोटेक्ट हम आगे ले जाएंगे पीसफुली और डेमोक्रेटिक मीन्स में हम लेके जाएंगे। हम नहीं चाहते कि वायलेंस नहीं चाहते कभी, क्योंकि हम अमन चाहते हैं कि लक्षद्वीप हमेशा अमन रहा है। तो हम ये देखिए जो ये संघ परिवार का जो एजेंडा प्रोपेगेंडा जारी है वो हमें हमारे काम में हमने देखा है। सो इसलिए ये मोमेंट आगे जाएगा और ठीक उसी प्रकार डॉक्टर साहब ने कहा कि इसमें ये नोटिफिकेशन जारी किए, उसमें बहुत सारा टेक्निकल इश्यूज है। जैसे हमने भी कहा था कि वर्नाकुलर लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया गया, जो सिर्फ अंग्रेजी में दिया गया, उसका डिफिकल्टी से। और ये रेगुलेशंस जो है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन हो या पासा हो या लक्षद्वीप पंचायत रेगुलेशन हो, जो कुछ भी है, दिस इज प्योरली अनडेमोक्रेटिक, ये अनडेमोक्रेटिक है क्योंकि बहुत सारे क्लॉसेस है जो पब्लिक के खिलाफ है, जो डेवलपमेंट लाते हैं। ऐसे होना चाहिए कि वो वो पब्लिक के लिए हो और उसके वेलफेयर के लिए हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इंक्लूसिव ग्रोथ हो। ये डेवलपमेंट पॉलिसीज में भी मिनिस्ट्री से जो पब्लिश किया है उसमें भी लिखा है जो डेवलपमेंट्स आइलैंड्स के लिए लाए वो इकोनॉमिकली वायबल हो, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो और सोशली एक्सेप्टेबल एंड कल्चरली डिजायरेबल। इसीलिए पब्लिक को, यहाँ का जो सिटीजन है उसको अलग रख के जो डेवलपमेंट ला रहा है वो हम मान रहे हैं कि वायलेंट के लिए नहीं है जी। तो ये सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, पब्लिकली डिजायरेबल नहीं है और इको फ्रेंडली नहीं है। बहुत तरह की चीजें यहां पर सामने आ रही हैं। खुर्रम अली सोबर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी कर रखा है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि कोर्ट में समाअत कब होगी, कब इस मामले को लेकर हियरिंग होगी, कब आपका जो अपना रास्ता है, जिस रास्ते से आपकी पार्टी आगे बढ़ रही है, कब जाकर ये चीजें होंगी, क्योंकि वहां तो काम जारी है। खुर्रम साहब, कोर्ट का मामला तो कोर्ट से ही होगा और इसका फैसला जज साहब करेंगे, कब सुनवाई करेंगे कब नहीं करेंगे। स्पेशली कोविड के मामले में हालात आप सबको मालूम है कि क्या चल रहे हैं। मैं जो दूसरी बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो बात मैंने पहले कही थी, पहले तो इससे पहले कि अगर पटेल साहब ने, गैड़ा पटेल साहब ने यह बयान दिया है कि लक्षद्वीप के लोगों को केरला से हवा मिल रही है प्रोटेस्ट करने के लिए, तो ये बहुत ही हतक आमेज बात है। क्या लक्षद्वीप के लोगों को नहीं मालूम कि उनकी जरूरत क्या है और उसके लिए उनके ऊपर कुछ अगर इम्पोज किया जा रहा है तो उसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट भी ना करें? ये बड़ा ही जी बेवकूफाना सा मेरा ख्याल में ये उनका बयान है, जिसने भी ये बयान दिया है। दूसरी बात ये कि सिर्फ केरला नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग लक्षद्वीप के लोगों के साथ खड़े हैं और लक्षद्वीप के लिए जो बेहतर होगा, जो लक्षद्वीप के लोग बेहतर समझेंगे,
वो वहां पर उसको उस कानून को या उस एडमिनिस्ट्रेटर को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ना कि अपनी मर्जी से बंद कमरे में बैठ। चलिए जी, बिल्कुल ये बात बहुत सही आपने कहा है कि पंचायत की जो बॉडीज हैं, चूंकि वहां पर एक पूरे लक्षद्वीप में एक मेंबर पार्लियामेंट है जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो पंचायत की बॉडीज बहुत अहम हो जाती है। इन बॉडीज को कॉन्फिडेंस में लेकर, हालांकि इससे पहले खबर आई थी कि लक्षद्वीप बीजेपी के यूनिट ने जब मुलाकात की थी होम मिनिस्टर से, तो उन्होंने ये इशारा दिया था कि वहां के लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर कोई भी ऐसा कानून जो है, मतलब रूल जो है वो वहां पर इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो लक्षद्वीप के लोग यौम सियाह मना रहे हैं, लोग भी और सियासी जमातें भी, लेकिन इसका कितना असर हुकूमत ले पाती है यह देखना अहम होगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। आदाब।